हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया BHIC 109 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपको चाहिए, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो होते हैं उनके सोल्यूशंस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही था कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंपीरियल एंड सब इंपीरियल ट्रांसमिशन ऑफ इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन इन 16th सेंचुरी में जो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन था उसका इंपीरियल और सब इंपीरियल ट्रांसमिशन किस तरीके से हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करें इंपीरियल और ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे ना दोनों तरीके से यहाँ पे जो हमारा लिटरेरी ट्रेडिशन है 16th सेंचुरी में वो स्प्रेड हुआ था, मेजर एम्पायर्स के थ्रू भी और जो स्मॉलर रीजनल पावर्स थे ना उनके थ्रू भी। इन दोनों के थ्रू जो है हमारा ये जो हमारा ट्रांजिशन है, ट्रेडिशन है लिटरेरी का 16th सेंचुरी में वो स्प्रेड हुआ था, ठीक है। और मुगल एम्पायर जो थे उनके भी उन्होंने क्या किया था, विच वॉज डोमिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में आपको पता होगा कि मुगल एम्पायर जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे इस चीज में। उन्होंने जो मुगल एम्पायर था उसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से प्रमोट हुआ था जो लिटरेचर था, ठीक है। और डेस्टिनेशन और प्रमोशन जो था उसमें मुगल एम्पायर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहा है, इम्पोर्टेंट की फिगर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे जो रीजनल पावर्स थे, लाइक हो गया सुल्तान हो गए, राजपूत किंगडम हो गया, इन सभी की वजह से किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं लाइन वाइज, कैसे तेलुगु, मराठी, राजस्थानी, ये सभी जो सिस्टम थे वो इंपीरियल मुगल के थ्रू जो सारी चीजें डेवलप हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस Bahrman Khan's regency. How did Bahram Khan deal with the initial challenges to his power? उसने उसकी रेजेंसी क्या थी, उसने अपने पावर से कैसे जो था उस चैलेंजेस को फोर्स किया था। देखिए, हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर्स को देख रहे हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं एज अ कीवर्ड्स, ठीक है। आप अपने आंसर्स में अगर इनका यूज करते हैं ना, इन शब्दों का, तो आपका सॉरी जो आंसर है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा। इसके साथ साथ आपको अपने खुद के वर्ड्स भी एड ऑन करने हैं, ठीक है। तो ये जो थे बैरम खान, उन्होंने क्या था, ये बहुत ही रेजेंट थे फॉर यंग मुगल एम्पायर, अकबर जो थे उनके लिए, ठीक है। और इनके रेजेंसी के अकॉर्डिंग टाइम पे क्या हो रहा था कि जो बैरम खान थे ना उन्होंने बहुत सारे सेवरल चैलेंजेस को फेस किया था। अगर हम बात करें तो रिवॉल्ट फ्रॉम जो रीजनल गवर्नेंस थे और जो नॉवल्स थे, उन्होंने अनहैप्पी होकर जिस तरीके से अथॉरिटी के सामने रिवॉल्व दिखाया था, ठीक है, वो सभी इसने फेस किया था अपने रिवील के टाइम पे, ठीक है, रेजेंसी के टाइम पे। और उसने डील किया था विद दीज चैलेंजेस, डेमोन्स्ट्रेटिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिफेंडिंग रिबील इन बैटल, ठीक है, एंड कंसिडरेटिंग पावर, इन सभी का यूज करके फेस करते हुए उसने पूरे एम्पायर को जो अकबर का जो अर्ली रीजन था ना उस टाइम पे, मुगल एम्पायर का जो अकबर का जितना भी अर्ली रीजन था उसमें इसका बहुत रोल प्ले रहा है बैरम खान का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इमर्जेंस डेवलपमेंट ऑफ नायका किंगडम। जो नायका किंगडम था उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था, इमर्जेंस किस तरीके से हुआ, वो बताना है, ठीक है। तो नायका किंगडम जो है वो साउथ इंडिया में हुआ था, ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। जो विजयनगर एम्पायर था 16th सेंचुरी के टाइम पे, उसका जब डिक्लाइन हो गया था तब यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका इमर्जेंस हुआ था नायका किंगडम का। ये बेसिकली ओरिजिनली जो था मिलिट्री कमांडर्स के अंदर आता था, ये जो विलेज विजयनगर का रूल था, ठीक है। ये सारी रूल्स थे, बट दे ग्रेजुअली एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट रूल इन रीजन सच एज मदुरई। आपको आई होप क्या वो पता होगा, साउथ में ये सभी थे, मदुरई हो गया, तंजौर हो गया, सिंजी हो गए, ये सभी ऐसे प्लेसेस थे, ठीक है, जो विजयनगर के एम्पायर के बाद यहाँ पे साउथ इंडियन में इस्टेब्लिश हुए थे। तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं इनमें से किसी भी के ऊपर 200 वर्ड्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली एम्फेसाइज करती है रूल्स, जो रूलर्स थे ना, जितने भी रूल्स थे उसको एज द प्रोटेक्टर ऑफ इस्लामिक फेथ एंड जस्टिस। जो हमारे इस्लामिक फेथ रहे हैं हिस्ट्री में और जितने भी जस्टिस है उसके प्रोटेक्टर की तरह ये सब जो अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप है इसको एक तरीके से बताया गया है, ठीक है। और ये जो अफगान किंग है ऑफन सॉट द सपोर्ट ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स, ठीक है, जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल लीडर्स जितने भी हैं, उनकी अथॉरिटी के थ्रू उनके सपोर्ट को ये देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
द मुगल्स। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ आंसर्स पे ध्यान दे रहे हैं, चीजों को ज्यादा डीप में नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे हम वो चीज समझ रहे हैं। ठीक है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुगल्स का, उनका किस तरीके से था, वो बहुत ही हाईली रिकॉग्नाइज था और इफिशिएंट था। इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, इसको सभाज में आप कह सकते हैं, प्रोविंस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, बांटा गया था, स्मॉलर यूनिट्स हो गया। ठीक है, ये जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थे ना यूनिट, बहुत बहुत ही ऑफिशियल लाइज गवर्नर जो हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो गए, लोकल टैक्स कलेक्टर्स हो गए, इन सभी के थ्रू यहाँ पे बहुत सारी चीजों को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से यूनिट वाइज डिवाइड किया गया था। ठीक है, और they also maintain detailed records and employ a network of spices and information to ensure effective governance and prevent corruption. ठीक है, नेक्स्ट है critically examine the nature and pattern of the composition of the मुगल रूलिंग क्लास। जो मुगल रूलिंग क्लास था उसका पैटर्न कैसा है, नेचर कैसा है, और कंपोजिशन किस तरीके से रहा है। ठीक है, तो नेचर और पैटर्न जो है बहुत ही कंपोजिशन रहा है उनका इस तरीके से कि नोन एज द नोबिलिटी, नोबिलिटी की तरह इसको जाना गया है। इसका डाइवर्स और मल्टी एथनिक ग्रुप तरीके से इसने वर्क किया है। द नोबिलिटी वॉज composed फॉर मिलिट्री कमांडर्स, प्रोविंस गवर्नर्स एंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जितने भी थे, उनके लिए ये सारी चीजें जो थी ज्यादातर कंपोज हुई थी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है एनालाइज द मेथड्स ऑफ असेसमेंट एंड मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड मुगल्स। सिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो इसमें बताना है कि आपको कैसे ये जो मुगल थे ना, उन्होंने यूज किया था डिटेल और सिस्टमैटिक अप्रोच को, ताकि वो असेस कर सके जितने भी लैंड है उसके रिवेन्यू को कलेक्ट कर सके। उसके लिए उन्होंने बहुत ही डिटेल में सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच को अपनाया था। तो इसी चीज को आपको यहाँ पे डिटेल में डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वतन सिस्टम, व्हाट वर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वतन सिस्टम क्या है, बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ फ्यूडल लैंड है, टेन्योर था एक तरीके से, फ्यूडल लैंड का टेन्योर है। ठीक है, इसमें क्या था, जितने भी कुछ रीजन्स थे ना इंडिया के, पर्टिकुलर इन दक्कन दक्कन में, वो अंडर द दिस सिस्टम लोकल चीफ एंड लैंडलॉर्ड्स नोन एज द वटेंडर्स, ठीक है, इस नाम से जाने जाते थे, जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वहां के लोकल चीफ्स हुए। ठीक है, these lands called Vatan would not be taken away or transferred without the वतनस कंसेंट। देखिए यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जितने भी लैंड आते थे ना, वो बिना वतनदर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के कंसर्न के अकॉर्डिंग उसको लिया नहीं जा सकता था। ठीक है, उसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ये है एक तरीके का वतन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपको शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम ऑफ स्टेट, एस्टेट। तो ये जो सिस्टम है ना एस्टेट, एक तरीके का लीगल मैकेनिज्म है जिसके बाय द स्टेट कुड चेन क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ डिकेजड पर्सन हु हैड नो लीगल हायर्स। ठीक है, इन द मुगल एम्पायर ये जो सिस्टम है ना, इंश्योर करता है कि कैसे जो लैंड है, वेल्थ है, डिड नॉट रिमेन इड आइडल और गेट मिसयूज। जो जितनी भी चीजें हैं वो एक तरीके से आइडल रहकर और उसका मिसयूज ना हो सके, इस चीज पे ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है शॉल आइकॉन। ये एक तरीके से ना इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, मतलब पूरे यूनिवर्स में पीस हो सके। ठीक है, ये इसका मतलब है वर्ड के अगर थ्रू हम मतलब देखें, तो ये एक तरीके की पॉलिसी थी रिलीजियस, जिसमें जिसमें टॉलरेंस किया गया था हार्मोनी को, जिसमें प्रमोट किया गया था मुगल जितने भी एम्पायर थे, अकबर जो थे उनके थ्रू जो ये चीज जो थी प्रमोट की गई थी। ठीक है, मुगल मिंट्स क्या थे, मुगल मिंट्स बहुत ही सेंटर्स थे प्रोडक्शन कॉइन्स के, जिनके बहुत ही इसेंशियल ऑफ जितने भी एम्पायर थे ना उनके इकोनॉमी को लेकर। ये द मिंट वर स्प्रेड अक्रॉस द एम्पायर एंड ऑपरेटेड अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के थ्रू इसको ऑपरेट किया गया था और सारी चीजों को बताया गया था। कॉइन्स वोर the empire's name, title, and the mint where they were produced. This standardized currency facilitated trade and commerce, and the widespread use of Mughal coins helped integrated the diverse region of the empire economy. ठीक है, जितना भी पूरा इकोनॉमी है उसके ऊपर। कैश क्रॉप्स क्या था, कैश क्रॉप्स वर agriculture products grow primarily for sale and profit rather than for professional consumption। देखिए ये एक तरीके से ना क्रैश क्रॉप्स जो थे, मतलब कैश सॉरी
कैश क्रॉप्स जो थे उसका क्या मतलब होता था कि उसका उसको बेचना है और उससे प्रॉफिट कमाना है, ये बेसिकली मेन मोटिव होता था। ना कि मतलब ऐसे आपने सुना होगा किसान ऐसी खेती कर किसानों द्वारा ऐसी खेती करना बेसिकली कि जिससे ना मतलब बेचकर और पैसे कमाए जाएंगे, ठीक है। खुद को खाने के लिए नहीं बनाया गया है। जैसे कि नील की खेती हो गया, आपको पता होगा कि नील की खेती जबरदस्ती कराया गया था किसानों से, उनसे उनका तो कुछ फायदा हो नहीं रहा था, वो तो कंज्यूम कर नहीं रहे थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, वो उनका बेसिकली मेन मोटिव क्या था मुगल्स का कि उसको बेचना और प्रॉफिट कमाना है। जैसे कि हो गया ना इंडिको हो गया, टबैको हो गया, वो खुद के कंज्यूम के लिए तो अपनाते हैं, मतलब उगाते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम क्रॉप्स को कहते हैं कैश क्रॉप्स, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इनके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की लाइक चाहिए तो आप बता सकते हैं, और वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके की आज हमारी वीडियो थी। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।